क्या 2500 साल पहले लिखा गया कोई प्राचीन ग्रंथ आज के इस कट थ्रोट कॉर्पोरेट कल्चर को या फिर किसी टॉक्सिक वर्कप्लेस की जटिलताओं को सुलझा सकता है? ये सवाल पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है। बिल्कुल। अक्सर हम यही मानते हैं कि पुरानी नीतियां केवल राजा महाराजाओं के दरबार तक ही सीमित थीं, लेकिन आज के इस विस्तृत और गहन अध्ययन में हम इसी धारणा को चुनौती देने वाले हैं। जी। और हमारे सामने जो स्रोत मौजूद हैं वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण देते हैं कि मानव व्यवहार की मूल संरचना सदियों से बिल्कुल नहीं बदली है। सही कहा। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें पद्माकर गंगातीरकर द्वारा विश्लेषित मूल संस्कृत श्लोक हैं, राधाकृष्णन पिल्लई की प्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य इन डेली लाइफ है और अमेय हेगड़े की विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि शामिल है। और हमारे इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो यही समझना है कि चाणक्य नीति नामक ये प्राचीन रोडमैप आज के आधुनिक व्यक्तिगत, पेशेवर और पारिवारिक जीवन में कैसे एक अचूक हथियार की तरह काम करता है। हाँ, मतलब इस ग्रंथ को केवल पुराने श्लोकों का एक संग्रह मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी भूल होगी। देखिए, जब हम इन सूत्रों की गहराई में जाते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि चाणक्य नीति वास्तव में मानव मनोविज्ञान और सत्ता के जो डायनामिक्स हैं उनका एक बेहद व्यवहारिक और निर्मम विश्लेषण है। इंसान का मस्तिष्क कैसे काम करता है, वो डर पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, या उसके भीतर लालच कैसे जन्म लेता है। एकदम सही। ये प्रवृत्तियां 2500 साल पहले भी वैसी ही थीं जैसी आज हैं। इसीलिए जो रणनीतियां एक साम्राज्य को स्थापित करने के लिए लिखी गई थीं, वे आज एक स्टार्टअप को खड़ा करने में भी कारगर हैं। जी हाँ, एक कॉर्पोरेट टीम का नेतृत्व करने या यहाँ तक कि पारिवारिक विवादों को सुलझाने में भी पूरी तरह से सटीक बैठती हैं। असल में ये शक्ति, संबंध और अस्तित्व का एक विज्ञान है। तो चलिए इस रोडमैप का उपयोग करने से पहले सबसे अहम सवाल पर आते हैं। किसी भी यात्रा में ये तय करना आवश्यक होता है कि हमारे सहयात्री कौन होंगे। बिल्कुल, क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति इसी बात पर निर्भर करती है कि हमारे आसपास के लोग कैसे हैं और हम अपने भीतर के डर को किस तरह संभालते हैं। हमारे स्रोतों में चरित्र की परख के लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया गया है। चाणक्य कहते हैं कि इंसान को ठीक वैसे ही परखना चाहिए जैसे एक सुनार सोने को परखता है। हाँ, सोने को परखने के 4 चरण बताए गए हैं: घिसना, काटना, आग में तपाना और अंत में पीटना। अच्छा, तो इसी तरह पर एक व्यक्ति को भी 4 पैमानों पर मापा जाना चाहिए। उसका त्याग, उसका शील यानी आचरण, उसके गुण और अंत में उसके कर्म। इस सिद्धांत का मनोवैज्ञानिक आधार बहुत गहरा है। देखिए, जब हम सोने को घिसते हैं तो उसकी ऊपरी चमक हट जाती है। इंसानों के मामले में ये त्याग है। मतलब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के लिए कितना त्याग कर सकता है, ये उसकी पहली परख है। बिल्कुल। फिर सोने को काटा जाता है, ये देखने के लिए कि वो भीतर से भी वैसा ही है या नहीं। इंसानों में ये शील या उनका चरित्र है। क्या बंद दरवाजों के पीछे भी व्यक्ति का आचरण वैसा ही आदर्श है जैसा वो समाज के सामने दिखाता है? ये बहुत ही गहरी बात है। जी। इसके बाद आग में तपाने की प्रक्रिया आती है। ये व्यक्ति के गुण या उसकी वास्तविक क्षमताओं को दर्शाती है। और अंत में पीटना। हाँ, पीटना दबाव की स्थिति में व्यक्ति के कर्म या उसके निर्णयों को उजागर करता है। जब असली संकट आता है तब एक व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करता है, वही उसकी असलियत होती है। लेकिन देखिए, लोगों को हमेशा इस तरह 4 पैमानों पर परखना, सुनार की तरह आग में तपाना या पीटना, ये सब सुन के ऐसा लगता है जैसे तकनीक की दुनिया में किसी नए सॉफ्टवेयर का स्ट्रेस टेस्ट किया जा रहा हो। स्ट्रेस टेस्ट, हाँ, ये उपमा बहुत सटीक है। मतलब सॉफ्टवेयर पर कृत्रिम रूप से अत्यधिक दबाव डाला जाता है ताकि वो लाइव होने पर क्रैश न हो। लेकिन जो लोग हमें सुन रहे हैं वे शायद सोच रहे होंगे कि क्या निजी जीवन में अपने हर रिश्ते का इस तरह स्ट्रेस टेस्ट करना व्यावहारिक है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। क्या हर समय हर व्यक्ति का आकलन करने से हमारे रिश्तों में गहरा अविश्वास पैदा नहीं हो जाएगा? देखिए, अविश्वास पैदा होना इस दर्शन की गलत व्याख्या होगी। मेरा मानना है कि चाणक्य का उद्देश्य हर व्यक्ति को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका असली उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य संकट के समय के लिए एक सुरक्षित घेरा तैयार करना है। दैनिक जीवन में हर छोटी बात पर किसी की परीक्षा नहीं ली जाती, लेकिन जीवन स्वयं समय समय पर स्ट्रेस टेस्ट की परिस्थितियां उत्पन्न करता है। अच्छा, मतलब हमें खुद परीक्षा नहीं लेनी है? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए किसी व्यवसाय में अचानक भारी आर्थिक नुकसान होता है। ये वो आग है जो व्यक्ति को तपाती है। हाँ, और इस नुकसान के समय
जो साझेदार स्वार्थ से ऊपर उठकर खड़ा रहता है, उसका त्याग और कर्म स्वयं प्रमाणित हो जाता है। एकदम सही। हमें कृत्रिम रूप से परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब जीवन परीक्षा ले रहा हो तब हमें एक सतर्क पर्यवेक्षक की तरह देखना चाहिए कि कौन उन 4 पैमानों पर खरा उतर रहा है। और यही सतर्कता भविष्य के धोखे से बचाती है। ये तो बाहरी दुनिया की बात हो गई, लेकिन व्यक्ति के भीतर उठने वाले डर का क्या? डर के प्रबंधन पर चाणक्य की रणनीति पूरी तरह से आक्रामक है। स्रोत बताते हैं कि उनका मानना है कि किसी चुनौती या खतरे से तब तक ही डरना चाहिए जब तक वो दूर है। जी, लेकिन जैसे ही वो चुनौती सामने आ जाए तो बिना किसी झिझक या खौफ के उस पर प्रहार कर देना चाहिए। यह सोच खतरे की प्रत्याशा और वास्तविक खतरे के बीच एक बहुत स्पष्ट लकीर खींचती है। असल में डर का मनोविज्ञान यही कहता है कि मनुष्य अक्सर उस घटना से उतना नहीं डरता जितना उस घटना के होने की कल्पना से डरता है। बिल्कुल, हम ओवरथिंकिंग करते हैं। हाँ, जब चुनौती दूर होती है तो डरना एक सुरक्षात्मक उपाय है। ये डर हमें तैयारी करने के लिए प्रेरित करता है। हम योजना बनाते हैं, संसाधन जुटाते हैं। लेकिन जब चुनौती दरवाजे पर खड़ी हो, तब डरना लकवाग्रस्त कर देता है। सही कहा। उस समय विश्लेषण का समय समाप्त हो चुका होता है। तब केवल कार्यवाही या एक्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए खतरे के सामने आते ही पूरी आक्रामकता के साथ उस पर नियंत्रण पाना ही जीवित रहने की एकमात्र रणनीति है। तो जब हम सही लोगों को चुन लेते हैं और अपने डर को हमले में बदल देते हैं, तो अगली चुनौती खुद के काम करने के तरीके को सुधारने की आती है। जी, और आत्मसुधार के लिए चाणक्य किसी काल्पनिक आदर्श को नहीं चुनते। वे हमें सीधे प्रकृति और जानवरों के पास ले जाते हैं। नेतृत्व और कार्यकुशलता के गुण जानवरों से सीखना, ये सुनने में थोड़ा दिलचस्प लगता है। स्रोतों में सबसे पहला उदाहरण शेर का दिया गया है। हाँ, शेर। बताया गया है कि काम चाहे बहुत बड़ा हो या बिल्कुल साधारण, उसे अपनी 100% क्षमता और पूरी ताकत के साथ ही करना चाहिए। शेर कभी ये सोचकर अपनी ऊर्जा कम नहीं करता कि शिकार छोटा है। बिल्कुल। शेर का ये गुण ध्यान केंद्रित करने और किसी भी कार्य को हल्के में ना लेने का प्रतीक है। मतलब वो अपना पूरा बल लगाता है। जी, जबकि मानव स्वभाव अक्सर इसकी विपरीत काम करता है। हम छोटे कार्यों में लापरवाही बरतते हैं और यहीं से विफलता की शुरुआत होती है। आधी अधूरी ऊर्जा से किया गया काम हमारी मानसिकता को कमजोर करता है। सही कहा। जो व्यक्ति छोटे कार्यों में पूर्णता लाने की आदत डाल लेता है, वो बड़े संकटों में कभी विफल नहीं होता। शेर का ये गुण आज के दौर के उस सीईओ की तरह लगता है जो एक छोटे से क्षेत्रीय प्रोजेक्ट के लॉन्च पर भी अपनी पूरी कंपनी की ताकत, संसाधन और ध्यान झोंक देता है। क्योंकि वो जानता है कि एक छोटी सी चूक भी ब्रांड को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल। शेर के बाद स्रोत में बगुले का भी जिक्र है। बगुले से ये सीखना है कि अपनी इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण रखा जाए और देश काल व अपनी ताकत का आकलन करके कैसे काम किया जाए। देखिए, बगुले की रणनीति में सामरिक धैर्य या टैक्टिकल पेशेंस छिपा है। बगुला पानी में एक पैर पर बिना हिले डुले खड़ा रहता है। हाँ, वो तब तक इंतजार करता है जब तक सही शिकार उसकी पहुंच में नहीं आ जाता। वो हर छोटी मछली पर चोंच नहीं मारता। वो अपनी ऊर्जा बचाता है। जी, वो समय और स्थान का अध्ययन करता है और जब उसे अपनी सफलता का पूरा विश्वास होता है तभी वो प्रहार करता है। आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी माहौल में ये बहुत प्रासंगिक है, जहां हर तरफ अवसर और भटकाव दोनों मौजूद हैं। बगुले की तरह ये जानना बहुत आवश्यक है कि कब शांत रहना है और कब अवसर को पकड़ना है। सामरिक धैर्य के बाद जानवरों से सीखने की सूची में सबसे दिलचस्प और शायद सबसे अप्रत्याशित नाम गधे का आता है। गधे का? आज के समय में किसी को गधा कहना तो एक अपमान माना जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ इसे एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गधे से 3 गुण सीखने की बात कही गई है। बहुत थका होने के बावजूद बिना रुके अपना काम करते रहना, यानी बोझ ढोना। मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, उसकी परवाह न करना। और तीसरा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। गधे का उदाहरण वास्तव में चरम सहनशीलता और बिना शिकायत किए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का प्रतीक है। आधुनिक मनोविज्ञान में शायद इसे ही रेजिलियंस कहा जाता है। बिल्कुल। जब हम गधे को देखते हैं तो वो बाहरी परिस्थितियों को अपने काम के आड़े नहीं आने देता। वो हर हाल में अपने गंतव्य तक पहुंचता है और जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है। ये तो भावुकता से रहित होकर केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की कला है। ये स्वभाव एक सच्चे स्टोइक दार्शनिक की तरह लगता है।
जी हाँ, एक स्टोइक जो बिना किसी शिकायत के बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहकर अपना काम करता रहता है। तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शेर जैसी तीव्र आक्रामकता, बगुले जैसा सामरिक धैर्य और गधे जैसी स्टोइक सहनशीलता, इन तीनों का मिश्रण ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है? मैं कहूंगी कि 100%। इन तीनों का संतुलन ही एक अजेय व्यक्तित्व का निर्माण करता है। क्योंकि केवल शेर जैसी आक्रामकता व्यक्ति को थका सकती है, और केवल बगुले जैसा इंतजार अवसर गंवाने का कारण बन सकता है। साथ ही केवल गधे जैसी सहनशीलता व्यक्ति को शोषण का शिकार भी बना सकती है। सटीक बात है। लेकिन जब एक लीडर को यह पता होता है कि कब शेर की तरह झपटना है, कब इंतजार करना है और कब डटे रहना है, तब वो किसी भी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। इतनी मेहनत, आक्रामकता और सहनशीलता के बाद व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्या अंतिम लक्ष्य धन अर्जित करना है या फिर ज्ञान? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हर दौर में बहस हुई है। स्रोतों ने धन और विद्या के बीच एक बहुत ही स्पष्ट विभाजन रेखा खींची है। हाँ, विद्या को कामधेनु के समान माना गया है, वो पौराणिक गाय जो हर इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखती है। और ये भी कहा गया है कि विदेश में विद्या एक माता की तरह रक्षा करती है, इसीलिए इसे गुप्त धन की संज्ञा दी गई है। गुप्त धन की ये अवधारणा आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत रोचक लगती है। देखिए, दृश्यमान धन जैसे कि पैसा, संपत्ति या सत्ता को आसानी से छीना या चुराया जा सकता है। लेकिन विद्या या ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जो समय के साथ केवल बढ़ती है। जी, और जिसे कोई आपसे अलग नहीं कर सकता। अनजान परिस्थितियों में या जब आप अपने सुरक्षित घेरे से बाहर होते हैं, तब आपका बैंक खाता शायद काम ना आए, लेकिन आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आपका कौशल आपकी सबसे बड़ी ढाल बनते हैं। इसीलिए विद्या को हर भौतिक संपत्ति से ऊपर रखा गया है। दूसरी ओर स्रोतों में जीवन, यौवन और धन, इन तीनों को अत्यंत अस्थिर बताया गया है। इस पूरी दुनिया में केवल धर्म यानी मनुष्य का कर्तव्य ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अचल है। इसके साथ ही समाज को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे निचले स्तर के लोग केवल धन की इच्छा रखते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं। लेकिन उत्तम कोटि के लोग केवल सम्मान चाहते हैं, क्योंकि मान ही महान लोगों का असली धन है। बिल्कुल। पर यहाँ एक बड़ा विरोधाभास उभर कर आता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, आधुनिक दुनिया में हर वेल्थ मैनेजमेंट की किताब, हर फाइनेंस सेमिनार केवल आर्थिक सुरक्षा और संपत्ति निर्माण पर जोर देता है। अगर धन इतना अस्थिर है, तो क्या चाणक्य के विचार आधुनिक वित्तीय स्वतंत्रता के सिद्धांतों के सीधे विरोध में खड़े हैं? ये एक बहुत ही सामान्य भ्रम है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने इन सूत्रों को लिखा है, उनके सबसे बड़े ग्रंथ का नाम ही अर्थशास्त्र है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। चाणक्य कभी भी धन के विरोधी नहीं रहे। उनका दर्शन ये नहीं कहता कि धन कमाना गलत है। वे बस ये समझा रहे हैं कि धन को जीवन का एकमात्र साध्य या अल्टीमेट गोल मान लेना खतरनाक है। मतलब धन केवल एक साधन है। जी, जब हम आधुनिक वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा नियम क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखें। चाणक्य भी ठीक यही कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अपनी पूरी पूंजी केवल भौतिक धन में निवेश मत करो, क्योंकि वो अस्थिर है की क्षमता दे सके। बिल्कुल। सम्मान और ज्ञान वो स्थायी पूंजी हैं जो असीमित धन का निर्माण कर सकती हैं। ज्ञान को स्थायी पूंजी मानना सैद्धांतिक रूप से बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन असली चुनौती इन सिद्धांतों को 21वीं सदी के जटिल और तेज रफ्तार वाले समाज में लागू करने की है। जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजगार बदल रहा है, वहां एक 2500 साल पुरानी नीति कैसे फिट बैठती है, ये समझना जरूरी है। यहीं पर हमारे स्रोतों में चाणक्य नीति के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। राधाकृष्णन पिल्लई की पुस्तक के अनुसार इन प्राचीन सूत्रों को केवल पढ़ना काफी नहीं है, इन्हें निजी, पेशेवर और पारिवारिक जीवन की दिनचर्या में ढालना आवश्यक है। छोटी छोटी आदतें ही बड़ा बदलाव लाती हैं। लेकिन आधुनिकीकरण का अर्थ केवल पुरानी बातों को नए तरीके से लागू करना तो नहीं है। पद्माकर गंगातीरकर के विश्लेषण में इस बात पर बहुत गहराई से विचार किया गया है। क्योंकि 250 साल पहले के समाज की संरचना आज से बिल्कुल अलग थी। जी, उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं में महिलाओं या विभिन्न जातियों को लेकर कई ऐसी बातें थीं जो आज के लोकतांत्रिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो क्या हमें उन श्लोकों को पूरी तरह खारिज कर देना चाहिए?
देखिए, चाणक्य नीति के कुछ श्लोक उसी तत्कालीन समाज का प्रतिबिंब है। एक आधुनिक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि हमें शब्दों के शाब्दिक अर्थ में नहीं उलझना चाहिए। स्रोतों में इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। एक पुराना रूढ़िवादी श्लोक कहता है कि दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री नष्ट हो जाती है। अगर हम इसे आज के संदर्भ में जस का तस लें तो यह पूरी तरह से अनुचित लगेगा। लेकिन गंगा तीरकर इसका असली सार निकालते हैं कि इस श्लोक का मूल संदेश है, गलत तरीके से या गलत स्थान पर रखा गया धन नष्ट हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम को आज के नए हार्डवेयर के लिए अपडेट किया जा रहा हो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का रूपक बिल्कुल सटीक बैठता है। किसी भी सिस्टम का जो कोर कोड होता है, यानी मानव स्वभाव, उसकी इच्छाएं, उसका लालच और सत्ता का मनोविज्ञान, वो आज भी 2500 साल पुराना ही है। लेकिन समय के साथ पुराने सिस्टम में जो बग्स आ गए हैं, जैसे कि पुरानी सामाजिक कुप्रथाएं या भेदभाव, उन्हें हमें हटाना होगा। जी हाँ, हमें उस प्राचीन कोर कोड पर आज के समावेशी समाज के लिए एक नया यूजर इंटरफेस बनाना होगा। यही सही मायनों में चाणक्य नीति का असली आधुनिकीकरण है। मतलब हमें उस ज्ञान के पीछे छिपे लॉजिक को पकड़ना है, ना कि उसके पुराने आवरण को। बिल्कुल। इस आधुनिक यूजर इंटरफेस को लागू करने का एक और शानदार उदाहरण स्रोतों में हमें हेगड़े के हवाले से मिलता है। हाँ, जहरीले वातावरण में कीड़े का सिद्धांत, जिसे कोलोराडो की गुफाओं में पाए जाने वाले ब्लड रेड केव वर्म से जोड़ा गया है। ये एक ऐसा जीव है जो बेहद जहरीली गासों वाली गुफाओं में भी पनपता है। एक इंसान के लिए वो वातावरण जानलेवा है, लेकिन वो कीड़ा उसी जहर के बीच अपना अस्तित्व बनाए रखता है। ये जीव आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया या किसी भी टॉक्सिक वर्कप्लेस का सबसे बेहतरीन रूपक लगता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी संस्था या टीम में फंस जाता है जहां राजनीति हावी है और कोई किसी का सहयोग नहीं करता, तो अक्सर लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं। यहाँ केव वर्म बनने का अर्थ ये है कि व्यक्ति को उस जहरीले वातावरण में जीवित रहने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दीवार बनानी होगी। सही कहा। उसे ये सीखना होगा कि वो उस माहौल से अपना पोषण, यानी अपना वेतन, अनुभव और सीख कैसे ग्रहण करें, बिना उस टॉक्सिसिटी को अपने भीतर प्रवेश करने दिए। ये भावनात्मक अलगाव और पूर्ण एकाग्रता का एक ऐसा मिश्रण है जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देता। जी, और यही चाणक्य की असल शिक्षा है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान कोई रुकी हुई नदी नहीं है। ये निरंतर बहने वाली एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। अपने आसपास के लोगों को सोने की तरह परखना हो, या फिर शेर के 100% प्रयास और गधे की असीमित सहनशीलता से अपना काम करने का तरीका बदलना हो। ये सभी तरीके हमें मजबूत बनाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्राचीन ज्ञान के ऑपरेटिंग सिस्टम को आज की परिस्थितियों के हिसाब से अपडेट करते रहना अनिवार्य है, ताकि हम पुरानी कुरीतियों को छोड़कर केवल विशुद्ध ज्ञान को अपने आचरण में उतार सकें। क्योंकि केवल बौद्धिक चर्चाएं करना पर्याप्त नहीं है। आचरण में उतारना ही वास्तविक सफलता है। इस गहन अध्ययन के अंत में चाणक्य नीति का एक अत्यंत गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार प्रस्तुत किया गया है। चाणक्य कहते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर केवल 3 असली रत्न हैं: जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित यानी अच्छे, सच्चे और ज्ञानवर्धक वचन। वे आगे कहते हैं कि जो मूर्ख होते हैं वे अज्ञानतावश पत्थर के चमकते हुए टुकड़ों को रत्न मान बैठते हैं। इस विचार ने ज्ञान की महत्ता को भौतिक संपदा से कहीं ऊपर स्थापित कर दिया है। बिल्कुल। अब इस पूरी चर्चा के बाद हम अपने सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। यदि एक सच्चा ज्ञानवर्धक वचन इतना शक्तिशाली है कि उसे जीवन का असली रत्न माना गया है, तो आज के इस डिजिटल शोर शराबे और सूचनाओं के विशाल समुद्र में हम कौन सा ऐसा प्राचीन ज्ञान है जिसे लगातार अनसुना कर रहे हैं? वो कौन सा ऐसा सुभाषित है जिसे अगर हम आज अपने जीवन में उतार लें तो कल सुबह उठते ही हमारे सोचने और जीने का पूरा नजरिया ही बदल जाए? उस खोए हुए असली रत्न की खोज ही हमारी आगे की यात्रा होनी चाहिए।